हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक कर रहे थे बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी का प्रकार फर्स्ट और बेरोजगारी प्रकार सेकंड हमने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देखा और उसके अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पुट किए थे और उस क्वेश्चन के आंसर आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें कि बेरोजगारी के बारे में, तो बेरोजगारी के कुछ जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर एक पूछा गया था कि जैसे ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जिसकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था बेरोजगारी के अंदर। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ऐसी कौन सी बेरोजगारी है, भारत में जैसे बहुत बेरोजगारी पाई जाती है, कि कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जिसकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। तो उसका सही आंसर था अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। सही आंसर यही था, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। कई विद्यार्थियों ने इसके आंसर सही दिए, जैसे सबसे पहले मुकेश यादव, आदिल रजा, गौतम, मंजू, कृष्णा मीना, वर्षा, महक और हीना गौर। इन स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही दिए थे कि सीमांत उत्पादकता अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर शून्य पाई जाती है। लेकिन जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को इजीली समझा होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अर्थशास्त्र सब्जेक्ट नहीं रहा, उनके लिए सीमांत शब्द थोड़ा सा पहली बार अर्थशास्त्र के अंदर अगर पढ़ रही हो तो सुनने में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूं कि कहना क्या चाहता है कि सीमांत उत्पादकता 0 क्यों होती है अदृश्य बेरोजगारी के अंदर। जैसे अगर हम बात करें सीमांत का मतलब, यहां पर अगर बात करें कि होता है उसका मतलब परिवर्तन से, परिवर्तन का मतलब चेंज से, यानी हम अगर साइंस के अंदर बात करें तो उसको डेल्टा शब्द भी दिया जाता है, यानी परिवर्तन होना। किसमें? उत्पादन के अंदर परिवर्तन होना। अब जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें कि कोई भी फर्म थी, उसके अंदर हमने एक श्रमिक को लगाया, तो वहां पर जो टोटल प्रोडक्शन हो रही थी वो कितनी हो रही थी? 100। यानी किसी व्यक्ति को काम पर लगाने पर वो कितना उत्पादन कर रहा है? 100 इकाइयों का या यूनिट्स का उत्पादन कर रहा है। फिर हमने दूसरा श्रमिक जब लगाया तो भी उस फैक्ट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी? 100 ही हो रही थी। फिर हमने तीसरे श्रमिक को जब कार्य पर लगाया तो उसकी सीमांत उत्पादकता भी 100 ही थी। अब अगर हम देखें तो कुल उत्पादन 100, फिर दूसरा श्रमिक लगाया तो भी उत्पादन 100, तीसरा श्रमिक लगाया तो भी उत्पादन 100 ही हुआ। अब आपको मैं बताता हूं कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है। क्योंकि देखो, जब भी एक श्रमिक अतिरिक्त लगाया जाता है तो जो उत्पादन में परिवर्तन होता है वही उसकी सीमांत उत्पादकता कहलाती है। तो जैसे ही हमने एक श्रमिक बढ़ाया, हमारे खर्चे बढ़े, हमने इनपुट किए लेकिन हमें आउटपुट कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, कि हमारे खर्चे बढ़ गए लेकिन प्रोडक्शन उतनी कितनी हो रही है, उस व्यक्ति की उत्पादन क्षमता कितनी थी? 0 थी। फिर हमने 2 के बाद एक श्रमिक और बढ़ाया था, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी? 0 थी। तो क्योंकि उस व्यक्ति को कार्य पे लगाया जा रहा है लेकिन उसका कार्य के अंदर कोई भी योगदान नहीं प्राप्त हो रहा, तो वो व्यक्ति जो काम पे लगाया जा रहा है, अगर हम तीसरे व्यक्ति को काम पर हटा देते हैं तो भी उत्पादन 100 रहेगा। फिर हम अगर दूसरे व्यक्ति को कार्य से हटा देते हैं तो भी उत्पादन क्या रहेगा? 100 रहेगा। यही अदृश्य और छिपी बेरोजगारी थी। क्या था अदृश्य और छिपी? व्यक्ति काम करे दिखाई देता है लेकिन उसका कार्य के अंदर कोई भी योगदान नहीं होता। अगर वहां ज्यादा कर्मचारी या ज्यादा श्रमिक काम पे लगाए हैं, उनको हटा दिया जाए तो जो उत्पादन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपके सामने है कि यदि अगर हम एक ही श्रमिक लगाकर उत्पादन करवाते हैं तो एक तो हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, एक सीधी सी बात है, हमें पता लग रहा है कि उत्पादन कितना होना है? 100 ही होना है। तो सीमांत उत्पादन का मतलब होता है परिवर्तन। तो अदृश्य और छिपी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है कि जिसकी सीमांत उत्पादकता सदैव क्या होती है? 0 पाई जाती है। हुआ क्लियर आपका क्वेश्चन?
अब हम दूसरा क्वेश्चन जो बेरोजगारी पार्ट सेकंड के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि जैसे एक व्यक्ति को यदि प्रतिदिन 8 घंटे और पूरे दिन में उसे पूरे वर्ष में उसे 273 दिन कार्य मिलता है, प्रतिदिन कितना 8 घंटे और पूरे वर्ष के अंदर यदि उसे 273 दिन कार्य मिलता है तो व्यक्ति रोजगार में माना जाएगा। लेकिन ये जो निर्धारित किया गया था सरकार के द्वारा जो ये मानक, वो किस हम बात कर रहे थे किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया, तो इसका सही आंसर था 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। कौन सी योजना के अंदर? 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको दिया गया था मानक को। यानी कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे और वर्ष में 273 दिन कार्य करे तो ये जो मानक तय किया गया था कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। इसका आंसर भी 2 स्टूडेंट ने दिया, लेकिन सबसे जो सही आंसर दिया था वो बरखा कामरा ने दिया था और दूसरा आंसर मुकेश ने दिया था। थोड़ा सा नजदीक था लेकिन एक्चुअल पंचवर्षीय योजना उसने नहीं बताई, फिर भी कोशिश की बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशंस के अंदर। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद, वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होते हैं क्योंकि ज्यादातर वो परीक्षाओं के अंदर रिपीट होते रहते हैं। जैसे सीमांत उत्पादकता वाला क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं के अंदर क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं बेरोजगारी का मापन। बेरोजगारी के प्रकार तो हो गए थे, अब बेरोजगारी के मापन के बारे में बात करें। हमने जैसे बात करी कि व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है ना, तो वो बेरोजगार तो है लेकिन उसका मापन कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनएसएसओ के द्वारा, किसके द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा। अगर वैसे हम बात करें इंग्लिश के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी के मापन के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेरोजगारी का मापन जो है या जो आंकड़े हैं वो एकत्रित किसके द्वारा किए जाते हैं? एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, हुआ बात क्लियर। दूसरा, ये जो आंकड़े हैं वो कितने वर्षों बाद कलेक्ट किए जाते हैं? 5 वर्षों बाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि बेरोजगारी का जो मापन किया जाता है वो किसके द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जो आंकड़े हैं वो 5 वर्षों के अंदर इकट्ठे किए जाते हैं। देखो, बेरोजगारी के मापन की अगर बात करें तो आपने योजना आयोग का नाम सुना होगा, जिसका नाम आप बदलकर नीति आयोग भी कर दिया गया। अब जो प्रेजेंट में उसका नाम चल रहा है वो क्या है? नीति आयोग है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो योजना आयोग यानी नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। देखो, जब बेरोजगारी का मापन किया गया था तो बेरोजगारी का मापन योजना आयोग के अकॉर्डिंग, ठीक है, भगवती रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट? भगवती रिपोर्ट। ये पूछा जाता है कि सीधी सी बात है, योजना आयोग के अकॉर्डिंग कौन सी समिति या भगवती समिति रिपोर्ट भी कह सकते हो, जो 1973 के अंदर जो बेरोजगारी के मापन की, इसके द्वारा 3 अवधारणाएं दी गई थी। किसके द्वारा? भगवती समिति के द्वारा। अगर हम कह भी सकते हैं कि भगवती समिति 1973 के अंदर, ठीक है, इसमें जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें बेरोजगारी को मापन के लिए यानी उसके 3 कंसेप्ट दिए थे। कितने कंसेप्ट दिए थे? 3 कंसेप्ट दिए थे। तो आओ उन 3 कंसेप्टों के बारे में हम बात करते हैं। आपने पहले तो बात समझ ली, बेरोजगारी का मापन एनएसएसओ के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं 5 वर्षों में। योजना आयोग, नीति आयोग की भगवती समिति रिपोर्ट के द्वारा 1973 में बेरोजगारी के मापन की जो 3 अवधारणाएं दी गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें, दैनिक का मतलब तो समझते हो, ठीक है, दैनिक स्थिति से संबंधित है। पहली हमारी दैनिक स्थिति, दूसरा साप्ताहिक स्थिति, ठीक है, और चौथी है सामान्य स्थिति। ये 3 अवधारणाएं यानी 3 कंसेप्ट हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम बात करें इसको, जैसे दैनिक स्थिति को सीडीएस भी बोला जाता है।
यानी करंट डेली स्टेटस। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेरोजगारी के मापन की, सबसे पहले दैनिक स्थिति के अंदर इसमें देखो एक बात बताई कि बेरोजगारी को मापन कैसे किया जाएगा। जो इसका कंसेप्ट था वो ये था कि कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन के अंदर कितने घंटे, आधा घंटा, कितने घंटा, आधा घंटा, क्योंकि देखो दैनिक की बात हो रही है, दैनिक का मतलब दैनिक, प्रतिदिन की बात की जा रही है, यानी प्रतिदिन के अंदर यदि व्यक्ति को आधे घंटे से ज्यादा लेकिन 4 घंटे से कम कार्य मिल रहा है तो व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा। यानी बेरोजगारी का जब मापन किया जाएगा कि वो व्यक्ति बेरोजगारी में शामिल होगा या नहीं होगा, उसकी कैलकुलेशन जो की जाएगी वो सीडीएस के अंदर कैसे की जाती है, करंट डेली स्टेटस के अंदर, कि कोई व्यक्ति है जो पूरे दिन के अंदर उसको आधे घंटे से ज्यादा काम मिल रहा है लेकिन 4 घंटे से क्या मिल रहा है, कम कार्य मिल रहा है, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। यानी सर्वे जो किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि इसके अंदर यही कैलकुलेशन की जाती है कि व्यक्ति कार्य करता, कार्य तो उसको मिलेगा लेकिन आधे घंटे से ज्यादा या 4 घंटे से कम, ठीक है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार है। लेकिन यदि उसे 4 घंटे से ज्यादा काम मिल जाता है तो व्यक्ति रोजगार माना जाएगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि बेरोजगारी का जब मापन किया जाएगा दैनिक स्थिति के अंदर कि व्यक्ति को यदि 4 घंटे से ज्यादा कार्य मिल जाता है तो व्यक्ति रोजगार के अंदर माना जाएगा। लेकिन यदि आधे घंटे से उसे ज्यादा कार्य और 4 घंटे से उसे कम कार्य मिल रहा है तो व्यक्ति बेरोजगार कैलकुलेट होता है। ये बेरोजगारी का हमारा पहला कंसेप्ट था कि जिसके अंदर हम बात कर रहे थे दैनिक स्थिति के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम साप्ताहिक स्थिति के अंदर। साप्ताहिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वीकली की बात होगी, CWS कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब CWS सप्ताह की बात की जा रही है। यहाँ पर बेरोजगारी का मापन क्या किया जाता है, पूरे सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन। अगर हम बात करें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, पूरे सप्ताह के अंदर कितने दिन, 7 दिन, यानी 7 डे का वीक है। तो 7 डेज के अंदर यदि 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर से व्यक्ति को यदि एक दिन पूरे दिन काम मिल जाता है तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, रोजगार शुदा कहलाएगा। ठीक है, ये मापन का एक कंसेप्ट है, किसका, भगवती समिति का। किसने ये कहा था कि साप्ताहिक स्थिति के अंदर क्या किया जाएगा कि यदि व्यक्ति पूरे सप्ताह के अंदर यदि उसे एक दिन कार्य मिल जाता है तो व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाता। यदि एक दिन से उसे कार्य नहीं मिलता तो वो बेरोजगार माना जाएगा। आया दूसरा कंसेप्ट समझ, यानी साप्ताहिक स्थिति के अंदर उसने सिंपल सी बात बताई कि सप्ताह के अंदर यदि पूरे सप्ताह के अंदर व्यक्ति को एक दिन यदि कार्य मिल जाता है तो वो रोजगार में कैलकुलेट होगा। यदि एक दिन उसे कार्य नहीं मिलता तो वो क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, आओ हम तीसरे कंसेप्ट की तरफ बात करते हैं जिसको अंदर हम कहते हैं कि सामान्य स्थिति। ठीक है, तो सामान्य स्थिति की जब बात की जाती है तो अब इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट में इसको यूएस भी बोला जाता है, यूजली स्टेटस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा जाता है कि यहां पर बात कही कि 1 वर्ष की बात आती है इसके अंदर। तीसरा कंसेप्ट जो है वो हमारा यही था, योजना आयोग का जो भगवती समिति की अवधारणा थी उसके अंदर तीसरा कंसेप्ट बेरोजगारी मापन का था सामान्य स्थिति का। सामान्य स्थिति के अंदर हमने जो, क्योंकि दैनिक स्थिति में हमने जो डेली की बात करी, कि एक दिन की बात की, फिर हमने साप्ताहिक की बात की, साप्ताहिक का मतलब सोमवार से रविवार तक की बात की, फिर अब आती है सामान्य स्थिति की बात, यानी 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब 365 दिन। जैसे भी मैंने पिछली बेरोजगारी के मापन के अंदर जो हमने बात करी थी प्रकार की, उसमें मैंने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन से लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कि 1 वर्ष की जब बात आए और 365 दिन, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लिया गया बेरोजगारी मापन का कि यदि व्यक्ति को पूरे दिन के अंदर यानी प्रतिदिन 8 घंटे और पूरे वर्ष में यदि 273 दिन कार्य मिल जाता है तो व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाएगा, वो रोजगार शुदा ही माना जाएगा। तो साप्ताहिक स्थिति के अंदर जब बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो इस टाइप से इकट्ठे किए जाते हैं कि 1 वर्ष के अंदर यदि व्यक्ति को 365 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे और पूरे वर्ष के अंदर 273 दिन यदि उसे कार्य मिल रहा है तो व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, बात समझे, यदि 273 दिन से उसे कम काम मिलता है तो अर्ध बेरोजगारी के अंदर भी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये आज हमारा कंसेप्ट था बेरोजगारी मापन का। बेरोजगारी मापन हमने 3 कंसेप्ट भी पढ़े और ये भी पढ़ा कि बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, 5 वर्षों के बाद बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे होते हैं। योजना आयोग, ठीक है, जो
की बात करें कि भगवती समिति जिसने बेरोजगारी के मापन के 3 कंसेप्ट दिए थे, एक दिया था दैनिक स्थिति, दूसरा साप्ताहिक स्थिति, तीसरा सामान्य स्थिति। दैनिक स्थिति के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन यदि व्यक्ति को आधे घंटे से कम काम मिल रहा है और आधे घंटे से ज्यादा या 4 घंटे से कम काम मिल रहा है तो व्यक्ति बेरोजगार है। साप्ताहिक स्थिति में यदि व्यक्ति को पूरे एक सप्ताह के अंदर एक दिन भी काम नहीं मिलता तो व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा। सामान्य स्थिति के अंदर एक वर्ष की बात की गई, एक वर्ष में यदि प्रतिदिन में 8 घंटे और पूरे वर्ष के अंदर उसे 273 दिन से कम कार्य मिलता है तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एक बात भी बताई कि 8 घंटे 273 दिन, इसका एक नाम भी दिया गया है मानक मानव वर्ष, ठीक है ना। यानी मानक मानव वर्ष किसे कहा जाता है कि यदि व्यक्ति को एक वर्ष के अंदर प्रतिदिन 8 घंटे और पूरे वर्ष में 273 दिन यदि उसे काम मिलता है तो वो क्या कहलाता है? मानक मानव वर्ष कहलाता है। इंग्लिश के अंदर बात करें तो स्टैंडर्ड, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, ठीक है। तो मानक मानव वर्ष उसे कहा जाता है। क्लियर है आपका कंसेप्ट? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आगे बात करते हैं हम आज क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन को मैं आपको आंसर दूंगा, दूसरे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आओ बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं आगे आ रही हैं जो ज्यादातर कंपटीशन में पूछी जाती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश, यानी जब देश की बात करी जाए तो वहां पर बात आती है रोजगार तथा बेरोजगारी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात आ रही है, ठीक है, और देश में रोजगार की बात हो रही है तथा बेरोजगारी, ठीक है। इसके अनुमान के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? यानी जब हम इसका एस्टिमेट लेते हैं कि कितने लोग बेरोजगार या कितने लोगों को रोजगार मिला है तो उसका अनुमान किस अवधारणा से या किस धारणा को प्रयोग में लिया जाता है? मैंने भी आपको 3 कंसेप्ट बताए थे। पहला बताया था दैनिक स्थिति, दूसरा साप्ताहिक स्थिति, तीसरा फिर मैंने आपको बताया कौन सा? चालू स्थिति, ठीक है। अब इसकी बात की थी तो इसका आंसर है आपके पास, मैं बता दूं, चालू दैनिक स्थिति, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बेरोजगारी का अनुमान, ठीक है। आओ क्लियर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान चालू दैनिक स्थिति के द्वारा किया जाता है। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि वर्तमान में, यानी करंट की बात की जा रही है, वर्तमान में बेरोजगारी मापन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? यानी आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मैंने फर्स्ट को आपको बता दिया, ठीक है, कि वर्तमान में जो बेरोजगारी के भी 3 कंसेप्ट आपको बताए, उनमें से आपने कंसेप्ट बताना है कि वर्तमान में बेरोजगारी मापन किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेरोजगारी का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है, बेरोजगारी का मापन भी हमने पढ़ लिया और दूसरा हमने बेरोजगारी के प्रकार के बारे में भी पढ़ लिया। आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यूट्यूब चैनल डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट को पूरा सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा चैनल बनाया गया है ये जीके से रिलेटेड है। इस पे कई बच्चे बार बार कहते नहीं है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड सर कोई आप बढ़ा नहीं रहे, लेकिन हमने आपको पहले भी बता दिया था कि ये हमारा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ जीके से रिलेटेड है। हाँ, कुछ कंसेप्ट जो हम पढ़ा भी रहे हैं वो हो सकता है, हालांकि देखो जो आप लोग पढ़ते हो 11th 12th बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर उनकी ही कंसेप्ट्स होते हैं। किताबें छोटी होती हैं लेकिन कई बार कई स्टूडेंट्स के पास जैसे अर्थशास्त्र नहीं है तो कईयों के पास हो सकता है इंग्लिश नहीं होती, तो वो कंसेप्ट जो है वो हम जीके कंपटीशन के अंदर करवा रहे हैं। ये
सब्जेक्ट वाला चैनल नहीं है। आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो आपको कंपटीशन की तैयारी यानी जीरो से शुरू किया गया है, कि जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट में करवाया जाएगा, ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं लिया जा रहा। तो आप जितना हो सके उसको ध्यान से सुने। जहां भी अगर आपको समस्या आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ताकि उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।